हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टिहरी के धनौल्टी विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। टिहरी की धनौल्टी विधानसभा में एक कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुना। उस स्टैंडिंग पंपिंग योजना के बारे में जहां क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वहीं हमारे विधायक जी उसके लिए विशेष रूप से लगे हुए थे। सभी लोगों ने जो है, और इनका विशेष आग्रह भी था कि आज इस योजना के शिलान्यास के अवसर पर मुझे अवश्य ही रहना है, इन्होंने ऐसा कहा था। इसलिए भी जो है मैं इस कार्यक्रम में आया और आप सब लोगों से भेंट हुई। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इसके लिए बड़ा प्रयास किया, क्षेत्र के लोगों ने बड़ा प्रयास किया। साथ ही साथ यह भी मैं कहना चाहता हूं कि हमने तय किया है जितनी भी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, जो भी योजनाएं प्रारंभ करेंगे, सारी योजनाओं का हम लोकार्पण करेंगे। यानी कि जो योजनाएं शुरू होंगी वो सारी योजनाएं पूरी होंगी। आपने देखा होगा पूर्व के समय में कभी योजनाएं शुरू तो होती थी, लेकिन योजनाएं पूरी नहीं होती थी। भाइयों बहनों, हम लोगों ने इसको कार्य संस्कृति में बदल दिया है। ये कार्य व्यवहार में आ गया है कि जो भी योजनाएं प्रारंभ होंगी उन सभी योजनाओं को पूरा किया जाएगा। और कार्यदायी संस्थाओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि काम को लेकर हम लोग बहुत संजीदगी से सारी चीजों का मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूं। हमारे सारे जनप्रतिनिधि करते हैं, हमारे मंत्रीगण करते हैं, आदरणीय विधायकगण करते हैं। अब पुरानी जो कार्य संस्कृति है हमारी, वो धीरे धीरे हमको बदलनी है। एक कार्य व्यवहार और कार्य संस्कृति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर लाए हैं, पूरे देश के अंदर जो एक कल्चर काम के लिए बना है, सब लोग काम के प्रति जो है जिस प्रकार से पूरी तरह से पेल लेकर, यानी कि उस काम को अंतिम पूरा होने तक पहुंचाने के लिए लगातार जिस प्रकार से प्रयास आज देश में चल रहा है, वही उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जाने के लिए, सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक हमारा शासन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। मन से, वचन से, कर्म से हमने तय किया है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचेगी और हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, अभी एक बहन ने मुझे विधायक जी ने दिया था कि वो नंदा गौरा में कोई कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ उसको थोड़ा उसकी औपचारिकताएं ज्यादा हो गई है। उसको हम तत्काल ही, मैंने उसकी फाइल को तलब किया है। उस फाइल को हम लोग देखेंगे और देखने के बाद उसमें जो समाधान हो सकता है उसका समाधान निकालेंगे। क्योंकि हम मानते हैं, शुरू दिन से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जितना सरलीकरण हो जाए चीजों का, उतना आसान हो जाए। यानी कि हमारे अधिकारीगणों के पास कोई आए तो उनका सरलीकरण होना चाहिए। यानी कि कोई रास्ता निकाला जाए, जो भी अगर समस्या आई है उसका समाधान खोजा जाए, और जो फाइल आई है, जो अपनी पत्रावली चल रही है, उसका निस्तारण होना चाहिए। यानी कि मिनिमम पेंडेंसी, कोई पेंडेंसी न हो, सारी फाइलों का निस्तारण हो, उनका समाधान हो, उनका सरलीकरण हो। इस मंत्र पर सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, अभी हमने आपके बगल में ही है मसूरी में 3 दिनों तक, पूरी सरकार का 3 दिनों तक हमने चिंतन शिविर आयोजित किया था। और उस चिंतन शिविर में हमने अनेकों अनेक प्रकार से सभी विषयों पर डिस्कशन किया है, सभी विषयों पर आपस में बात की है, प्रश्नोत्तर भी हुए हैं और सभी ने अपना प्रेजेंटेशन रखा है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि आने वाले सालों में, आने वाले 5 सालों में, अगले 10 सालों में हमारे उत्तराखंड के विकास का रोड मैप कैसे बनेगा, कैसे हम हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्र, हाइड्रो पावर के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र को हम एक प्रकार से एक मॉडल के रूप में पहले तय कर लें कि हमें किस दिशा में जाना है। हम लोगों ने उस पर विशेष रूप से फोकस किया है। भाइयों बहनों, उसके पीछे हमारा यह भी हेतु है कि अभी रजत जयंती वर्ष हमारा आने वाला है। 3 साल बाद उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे होने वाले हैं। तो इन 3 सालों में हम किस प्रकार का रोड मैप बनाएं कि हम भी
हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो जाएं, हिंदुस्तान के उन राज्यों में जो अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों में हम शामिल हो जाएं। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर, चूंकि हमारे आज के अवसर पर अडजुला क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति इन्होंने तो धनौल्टी में मुख्यमंत्री पहुंचे थे। कई बड़ी बातें इस दौरान उन्होंने कही, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर हुए। आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक जारी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बैठक में मौजूद हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी बैठक में शामिल है। बसपा विधायक शहजाद भी बैठक में मौजूद है। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से खबर, शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बैठक में मौजूद है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, बसपा विधायक शहजाद भी बैठक में मौजूद है। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर यह बैठक की जा रही है। कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। उससे पहले सर्वदलीय बैठक से जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सभी तैयारी कर ली गई है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उसमें विपक्षी की क्या रणनीति है वो भी सभी तैयार कर ली गई है, लेकिन सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। और आप देखेंगे तो विधानसभा परिसर को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो जो गेट है विधानसभा का मुख्य गेट, वहाँ पर खड़े हो गए हैं और सुरक्षा पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद की जा रही है, क्योंकि विधानसभा सत्र जब शुरू होता है उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है सुरक्षा, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति विधानसभा में प्रवेश ना कर सके, उसके लिए सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। कल जो सुरक्षा को लेकर बैठक की गई है उसमें यह भी तय किया गया है कि विधानसभा परिसर के 300 मीटर की दूरी पर धारा 144 लागू की जाएगी। और आप देखेंगे तो तमाम जो सुरक्षा के चीज़ें हैं वो यहाँ पर पुख्ता की जा रही हैं। विधानसभा के बाहर जो रोड है यहाँ पर आम लोगों की आवाजाही होती है, इस रोड पर भी अब क्योंकि कल सामान्य ट्रैफिक है, बाहरी वाहन है, उनकी आवाजाही बंद कर दी जाएगी। उसके साथ साथ ही विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है, क्योंकि शीतकालीन सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसमें सरकार अपना बिजनेस लेके आएगी, अनुपूरक बजट पास करेगी, तो कई विधेयक भी होंगे, लेकिन विपक्ष ने तमाम ऐसे मुद्दे तैयार कर लिए हैं जिनमें सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि विपक्ष का यह भी आरोप है कि मंत्री अपने पूरे होमवर्क के साथ विधानसभा में नहीं आते हैं, जिससे जो तमाम विधायक अपने सवाल लगाते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र के सवाल लगाते हैं, उनके जवाब जो है विधानसभा में मंत्री नहीं दे पाते हैं। तो अब देखना होगा कि मंत्री अपने किस तरह से होमवर्क के साथ आते हैं ताकि विपक्ष के सवालों का जवाब दे सके। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है कल से। उससे पहले यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष का क्या कहना है, आइए वो सुनवाते हैं आपको। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ हैं। आर्य जी, काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र होगा और समय भी मिल पाएगा या क्या होगा वो देखना वाला होगी, लेकिन विषय आपके किस तरह के रहने वाले हैं इस बार, क्या खास एजेंडा आपने तैयार किया? देखिए, आज हमारी कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होनी है, 4 बजे निर्धारित की गई है। हमारे वरिष्ठ माननीय विधायक, हमारे अन्य विधायक सब मिलकर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन चिंता इस बात की है कि समयावधि क्या होगी। अंतरिम बजट में सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत होने जा रहा है, इसमें चर्चा होती नहीं है और हम चाहते हैं कि जो धनराशि इतना जो हमारी विधानसभा सत्र में खर्च होती है और हम उसके सवालों के जवाब देने में कोताही बरतें, जवाब देने में अक्षम साबित हों, तो सरकार का पैसा भी सरकार का नहीं, राज्य की जनता का पैसा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस बार माननीय विधायक पूरी तैयारी के साथ आएंगे, हमारे सवालों के जवाब देंगे। धन्यवाद सर। एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए आपके नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि सत्र के लिए सभी तैयारी कर ली है और विधानमंडल दल की बैठक में सभी एजेंडे सरकार को घेरने के तैयार किए जाएंगे, लेकिन उनका ये भी कहना है कि मंत्री पूरे होमवर्क के साथ नहीं आते हैं। मंत्रियों को अब पूरा होमवर्क कर लेना चाहिए ताकि विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकें। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज राणा लाइव जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। पंकज, सर्वदलीय बैठक अभी चल रही है, शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण ये सत्र रहने वाला है, क्योंकि कई विधेयक भी पास हो सकते हैं और अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा?
बिल्कुल गुंजन, देखिए सर्वदलीय बैठक अभी समाप्त हुई है, जिसमें सभी विधायकों से ये अपील की गई है, सभी सत्ता पक्ष और तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं उनसे विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अपील की गई है कि सत्र की कार्रवाई को सुचारू और बिल्कुल ठीक तरीके से चलाएं ताकि जनहित के मुद्दे विधानसभा के अंदर उठ सके। उसके बाद कार्यमंत्रणा की बैठक अब शुरू हुई है। कार्यमंत्रणा की बैठक में क्योंकि कल से सत्र शुरू हो रहा है तो उसमें क्या एजेंडा सरकार का रहना है, कितना बिजनेस किया जाना है, कल का एक एजेंडा कल विधानसभा सत्र के लिए तय किया जाएगा, क्योंकि इसमें अनुपूरक बजट भी लाया जाना है। 4,800 कुछ करोड़ रुपए का यह अनुपूरक बजट रहेगा। इसके साथ साथ ही राज्य आंदोलनकारियों के 37 आरक्षण का मामला इस जो विधानसभा सत्र में है उसको विधेयक के रूप में लाया जाना है और धर्मांतरण कानून का विधेयक भी इसमें लाया जाना है। इस तरह के कई महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं वो सरकार लाने जा रही है इस शीतकालीन सत्र में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र ये होने जा रहा है। और इसमें खास बात ये भी है क्योंकि विपक्ष देखिए अभी पिछले दौरान जो भी तमाम मुद्दे रहे हैं, चाहे अंकिता भंडारी केस मामला हो, विधानसभा भर्ती घोटाला मामला हो या फिर UKSSC भर्ती का मामला हो, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर लौटूंगी पंकज आपके पास। ठीक है, ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। उत्तराखंड की तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर मिल रही है। शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती की गई है। जेड की जगह अब वाई श्रेणी की सुरक्षा शिवपाल यादव को दी गई है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको दे दें, शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती की गई है। जेड श्रेणी की जगह अब वाई श्रेणी की सुरक्षा शिवपाल सिंह यादव को मिलेगी, ये जानकारी मिल रही है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती की गई है, ये जानकारी मिल रही है। जेड की जगह अब वाई श्रेणी की सुरक्षा शिवपाल यादव को मिलेगी, ये जानकारी है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक और उस बैठक में यह फैसला, जेड की जगह पर अब वाई श्रेणी की सुरक्षा शिवपाल सिंह यादव को दी जाएगी। मैनपुरी में उपचुनाव होने जा रहा है और पूरे परिवार ने पूरी ताकत लगा दी है और इसके बीच में ये फैसला, सुरक्षा में कटौती शिवपाल यादव की, जेड की जगह पर अब वाई श्रेणी की सुरक्षा शिवपाल को दी जाएगी, ये फैसला लिया गया है राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में। अब इसके मायने क्या हैं, ये समझते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, क्या इसके मायने निकाले जाए, सुरक्षा में कटौती की गई है चाचा के? देखिए, ऐसे समय में जबकि मैनपुरी में चुनाव हो रहा है और सरकार और समाजवादी पार्टी और प्रसपा जो समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी का और उसके मुखिया हैं शिवपाल यादव, जिस तरीके से घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव गली गली उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है। और निश्चित रूप से जो जेड श्रेणी प्राप्त शिवपाल यादव थे उसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या मैनपुरी चुनाव में पूरी तरीके से बहू डिंपल यादव को आशीर्वाद देने का ये प्रतिफल तो नहीं है कि वो जेड से वाई श्रेणी हो गए, लेकिन राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति में ये तय किया गया कि अब जो शिवपाल यादव हैं उनकी सुरक्षा वाई कर दी जाए। जेड श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत उनको नहीं है, उतना उनके जीवन पर खतरा नहीं है और ये माना जा रहा है कि जब परिवार एक हो गया है तो अब उस तरीके से उनके ऊपर थ्रेट नहीं है। ऐसा माना जा रहा था कि जब सपा और प्रसपा अलग अलग थे, जब शिवपाल यादव अपने परिवार से अलग थे तो उनके ऊपर जान का खतरा ज्यादा था, हमला होने का खतरा ज्यादा था। लेकिन अब जब चूंकि सैफई परिवार एक हो गया है तो वो खतरा जो उन्होंने अपने ऊपर चिंता व्यक्त की थी कभी किसी जमाने में शिवपाल यादव ने कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, अब वो खतरा रहा नहीं। इसलिए जो सुरक्षा में है कटौती की गई है और राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में ये फैसला किया गया है कि शिवपाल यादव की सुरक्षा को वाई कर दिया जाए, यानी जो सुरक्षा के गार्ड हैं, सुरक्षा के जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी जो सीमा है उसमें कटौती हो जाती है। सुरक्षा की जो क्राइटेरिया है, जेड श्रेणी की सुरक्षा एक बड़ी सुरक्षा मानी जाती है। तो यूपी में बहुत कम ऐसे जो विधायक, बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि शिवपाल यादव के भतीजे जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है, अखिलेश यादव, तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन इसे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और अभी कुछ देर में समाजवादी पार्टी का भी प्रतिक्रिया आएगा और प्रसपा की भी प्रतिक्रिया आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे देखने वाली बात होगी। वीरेश जी, क्या प्रतिक्रिया सामने आती है प्रसपा की ओर से भी और समाजवादी पार्टी की ओर से भी? बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। देहरादून से खबर, जहां ट्रक ने कई बाइक सवारों और राहगीरों को रौंद दिया है।
हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें देहरादून से खबर, जहां ट्रक ने कई बाइक सवारों और राहगीरों को रौंदा है। हादसे में एक शख्स की मौत की खबर मिल रही है, 5 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। देखिए मौके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, कितना बड़ा यह हादसा हुआ है। ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। सूचना मिली थी कि एक ट्रक जो है चंद्रवली चौक पर पलट गया और उसकी चपेट में सड़क किनारे कुछ लोग आ गए हैं। तो मौके पर जो है पुलिस फोर्स पहुंची थी, जिनके द्वारा रेस्क्यू किया गया। 3 लोग जो है इसमें घायल हैं और एक की मृत्यु हो गई है। बाकी दुर्घटना के कारणों के बारे में अभी जानकारी की जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग सब रेस्क्यू कार्य नहीं कर रहे। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर, जहां रामपुर की चुनावी सभा में आजम खान ने अपना दर्द बयां करते हुए यहां तक कह डाला कि भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, अगर घर में दाखिल हो गया तो उससे तुम अपनी आबरू नहीं बचा पाओगे। आजम खान का दर्द कल भी सामने आया था, जिसमें कि उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी और एक बार फिर से अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने कहा यहां तक कि भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है, अगर घर में दाखिल हो गया तो उससे तुम अपनी आबरू भी नहीं बचा पाओगे। तो ये बड़ी बातें कही गई हैं आजम खान की ओर से। अब चलिए जरा अपने दर्शकों को भी सुना देते हैं कि आखिर आजम खान कह क्या रहे हैं। मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। आप मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं। मत करना धोखा मेरे साथ। और जान लो अच्छी तरह जान लो, भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, अगर वो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया अपनी आबरूओं की हिफाजत नहीं कर सकते। तो आपने सुना क्या कहा आजम खान ने। लगातार दर्द आजम सामने आ रहा है आजम खान का, क्योंकि रामपुर में उपचुनाव है और हर वो पैतरा जो आजम खान और समाजवादी पार्टी अपना सकती है वो वहां पर अपनाती हुई नजर आ रही है। आजम खान की चुनावी सभा में एक साथ कई रंग दिखाई दिए, कभी अपनी आपबीती सुनाते हुए भावुक हुए तो कभी गर्म तेवर से हक जताते हुए दिखे। आजम खान ने कहा एक ही जुल्म बचा है, मुझे हिंदुस्तान से निकाला जाए। आजम खान ने कहा 24 घंटे नहीं बल्कि 24 मिनट के अंदर मेरी मेंबरशिप खारिज करके इलेक्शन कमीशन ने नए चुनाव का ऐलान कर दिया। इतनी जल्दी है मेरी बर्बादी की, क्यों? आखिर क्या गुनाह है मेरा? एक वोट ही तो मांगता हूं। 24 घंटे नहीं बल्कि 24 मिनट के अंदर मेरी मेंबरशिप खारिज करके इलेक्शन कमीशन नए चुनाव का ऐलान नहीं कर देता। 5 बजे अदालत का हुक्म होता है और इस जुर्म की सबसे बड़ी सजा जो कि 3 बरस की थी, अगर ये 30 बरस की भी होती तो ये सजा शायद मुझे दी जाती। फिर आखिर मेरी मुस्कुराहटें क्यों छीन ली आपने? मेरी सांसें क्यों छीन ली आपने? 27 महीने की तनहा कोठरी की कैद क्यों दी आपने हमको? क्या गलती की हमारी? क्या खता थी हमारी? क्या माहौल है शहर का? दहशत, खौफ, डर, हर लम्हा जुल्म का इंतजार। ये आबादी बदनसीबों की आबादी है। पूरी दुनिया के सबसे कम नसीब लोग मेरे लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए उन पर सितम ढाया जा। कुछ मत सोचना मेरे बारे में बहनों, कुछ मत सोचना। मैं तो इंतजार इस बात का कर रहा हूँ किस दिन मुझे देश निकाला मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जुल्म बाकी रह गया है कि मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया। मेरा वोट देने तक का इख्तियार, मेरे जीने का हक इसलिए बाकी है कि वो मुझे सीधे नहीं मारना चाहते हैं एड़ियां लड़ा। सारा दिन अदालत में खड़ा रहता हूं।
मेरे अहबाब, मेरी बीवी, मेरे बच्चे फैसलों का इंतजार करते हैं कि कौन सी जेल होगी पता चलना है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।